जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीआरओ गिरफ्त में जो आपके अनेक पदों पर वैकेंसी निकली हुई थी, उसके लास्ट डेट जा चुके हैं आपके फॉर्म को अप्लाई करने की। यहाँ पर जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे वे आपके ऑफलाइन मोड में अप्लाई हुए थे। अब क्या होता है कि जब आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसमें अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसी टाइम बता दिया जाता है, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपकी गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब जो आपके बीआरओ गिरफ्त के जो ऑफलाइन फॉर्म थे वो अप्लाई हो चुके हैं और कैंडिडेट अब वेट कर रहे हैं इसके एडमिट कार्ड आने का। लेकिन एडमिट कार्ड आने से पहले कुछ ऐसी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो आपके फॉर्म के बेस पर आता है। यानी कि सबसे पहले जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसको चेक किया जाता है। अगर वो कंप्लीट तरीके से सही भरा हुआ है तो ही जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको वो सभी रीज़न बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आप कोई अगर मिस्टेक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि जो भी मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ उनमें से आप मैंने कोई भी एक गलती न की हो। तो चलिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपके कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो आपका नोटिफिकेशन वो पब्लिश हुआ था, आपकी ड्राफ्टमैन के लिए, सुपरवाइजर स्टोर के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, एमएसडब्ल्यू मल्टी स्किल वर्कर मैसन के लिए, मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्टोर कीपर टेक्निकल की जो आपका नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में पहली बार पब्लिश हुआ था उस टाइम आपकी 150 वैकेंसी दी गई थी, लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ था जिसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई थी। चलिए वो नोटिफिकेशन भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो दूसरा नोटिस जो आपका वैकेंसी इंक्रीज करने के बारे में और जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंशन करने के बारे में पब्लिश हुआ था, वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर पहले आपको बताया गया है कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो आपके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंशन कर दिया गया है, ये आपको बताया गया है। और नंबर 2 पे आपका लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एसकेटी, यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल। यहाँ पर पहले आपकी वैकेंसी जो थी वो 150 थी, लेकिन बाद में इनको इंक्रीज कर दिया गया था और 318 कर दिया गया था, जो कि कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पर वैकेंसी किसकी कितनी इंक्रीज हुई है वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका पेज नंबर 7 ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम आपके पॉइंट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करें तो इनवैलिड एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया गया है कि किन किन रीजन की वजह से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक रीजन बताने वाले हैं। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका किसी भी स्टेज पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है उसमें किसी भी स्टेज पर आपका रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती पाई जाती है। जैसे कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था वो ऑफिशियल फॉर्मेट में ना हो, वहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा डाली गई हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा बताई गई हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि जो फैक्ट आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए थे वो आपने नए बताए हो या फिर गलत बताए हो, लेफ्ट एंड साइंड, यानी कि जहाँ पर आपसे साइन मांगे गए थे जो एसेंशियल थे वहाँ पर आपने साइन नहीं किए हो, या फिर कोई भी ऐसी गलती जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एसेंशियल आपको दिखाई गई थी वो आपने फिल न की हो या फिर गलत फिल की हो, तो उन सभी रीजन की वजह से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 2 भी आपको कहा गया है कि नो कम्युनिकेशन विल बी डन फॉर रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो इसके लिए आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा और न ही आपको जो है उसके बाद कोई कॉल लेटर जारी किया जाएगा अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक रीजन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रीजन आपका वो है कि इनकम्प्लीट और एलिजिबल एंड नॉट सबमिटेड ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो फॉर्मेट, यानी कि जब आपका जो बीआरओ गिरफ्त का नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था तो उसी नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का दिया गया था, अगर उसी फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहला रीजन होगा ये। दूसरा कि जो आपके फोटोग्राफ हैं, आपको पता है कि जो आपके फोटोग्राफ थे वो गेजेटेड ऑफिसर से वहाँ पर आपके अटेस्टेड होने चाहिए थे, और उसके साथ जो आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं अपने फॉर्म में वो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और कुछ कुछ जगह आपके फॉर्म में साइन भी मांगे गए होते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने इनमें से कोई भी एक फिल नहीं किया है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर आपको जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में कहा गया है, जैसे कि आप SC ST OBC EW इनमें से किसी भी कैटेगरी से हैं, या फिर पर्सन विद डिसएबिलिटीज यानी कि आप PH कैटेगरी से हैं, आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप कि जो रिलेशन सर्टिफिकेट है यानी कि अगर BRO ग्रिफ में आप सर्विंग पर्सन हैं या फिर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनमें से अगर किसी के भी सन वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनको जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करनी होती है। तो इनमें से अगर आपने किसी के लिए भी अप्लाई किया है, यानी कि आप SC ST OBC यानी कि किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं और वहाँ पर आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं लगाते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा भी देते हैं, अगर वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए जो आपका EW सर्टिफिकेट होता है वो आपका एक स्टेट का होता है और एक आपका सेंटर का होता है, तो अगर आप वहाँ पर स्टेट का जो फॉर्मेट होता है वो अप्लाई कर देते हैं तो वो आपको रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि BRO ग्रिफ में आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उसमें जो फॉर्मेट आपका मांगा गया है वो किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगा गया है। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो BRO ग्रिफ में आपकी वैकेंसी निकली थी उसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर आपकी एज कम है, जो आपकी एज मांगी गई थी, या फिर जो आपकी एज मांगी गई थी उससे ज़्यादा है, यानी कि अगर आप अंडर एज हैं या फिर ओवर एज हैं, तो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपकी डेट वहाँ पर मांगी गई थी कि इस डेट से आपकी एज कम से कम इतनी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए, तो ही जो है आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप अंडर एज या फिर ओवर एज हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें नंबर 5 पे, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उस पोस्ट में जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, मान लीजिए आप SKT के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी पोस्ट मांगी गई थी, जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उस पोस्ट के लिए, अगर वो क्वालिफिकेशन आप अटैच नहीं करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो कहा गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने मेसन के लिए कोई फॉर्म है जो अप्लाई कर दिया है, ठीक है, अब आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो भी लगा दी है। अब यहाँ पर आपके 2 रीजन बनते हैं। पहला कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनमें साफ साफ आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल दी गई हैं वो दिखाई नहीं देती हों, तो जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब उनको आपकी डिटेल ही नहीं दिख पा रही हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके परसेंटेज है उसको पहचान पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपने सर्टिफिकेट लगाई हैं वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आपके लिए जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वहीं आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि SKT में आपके लिए जो है +2 के ऊपर आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है और आपने 10th जो हो लगा दी है, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, आप उस जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये। उसके बाद अगर हम बात करें आपके नंबर 7 पे, तो कहा गया कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म करने की लास्ट डेट थी, अगर उस लास्ट डेट के बाद आपका जो फॉर्म है वो पहुंचता है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी कि पोस्ट के द्वारा जो आपका लेट हो गया, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो लास्ट डेट है उससे कितने दिन पहले अप्लाई किया था और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँच पाता है या नहीं। उसके बाद अब अगर हम आपके अगले पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करें तो कहा गया है कि जो आपकी कैटेगरी है, जैसे कि जनरल कैटेगरी, आपकी EWS कैटेगरी और आपकी OBC कैटेगरी, इन सभी कैटेगरीज के लिए जो आपका भर्ती थी, जो आपकी वैकेंसी थी, वहाँ पर आपके लिए कुछ फीस है वो डिसाइड की गई थी। तो वहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अगेंस्ट आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और वहाँ पर अगर आप अपनी फीस पे नहीं करते हैं तो भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो नंबर 9 है वहाँ पर आपको कहा गया है कि एनी अदर इरेगुलरिटी लाइक म्यूटिलेटेड और डैमेज्ड एप्लीकेशन या फिर डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है एक वो, दूसरा जो आप डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाते हो वो, अगर इनमें से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट कटा फटा होता है या फिर साफ़ सुथरा नहीं होता है तो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हो, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हो, उसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको भरते हो, फिल करते हो, जो आप डॉक्यूमेंट लगाते हो उनमें आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। ये नहीं कि जो देखने वाला है वो उसको पढ़ ही ना पाए। तो अगर ये आपकी साफ सुथरी है, सही है, तो आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज आपको जो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जो आपका एडमिट कार्ड है वो नहीं जारी किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
उसके अलावा अगर हम आपके नंबर 10 पे बात करें, क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं अगर वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको, जो आपकी क्वालिफिकेशन आपको लगानी होती है अपने फॉर्म में, वो सर्टिफिकेट अगर आपके सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो भी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर आपने पहली बात तो अटेस्टेड नहीं की है या फिर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो भी नहीं लगाई है तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपका मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, यानी कि मान लीजिए आपने जो आपकी एसकेटी की पोस्ट है, आपकी जो मैसन की पोस्ट है या फिर ड्राइवर की पोस्ट है, उसमें से आप किसी भी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप एक पोस्ट के लिए 2 फार्म 3 फार्म 4 फार्म यानी कि बार बार उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको एक बार भी उसका कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा अगर आप एक ही पोस्ट के लिए बार बार अप्लाई कर देते हैं। उसके अलावा आपको अगला पॉइंट कहा गया है कि जो सीपीएल कैंडिडेट होते हैं अगर वो अपनी सर्विंग सर्टिफिकेट उनकी सेल्फ अटेस्टेड नहीं होती है, वहाँ पर साइन किया नहीं होता है, तो भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है सीपीएल कैंडिडेट का वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा कहा गया है कि एनी पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेफ्ट अनसाइंड, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ कहीं पर भी जो आपके साइन है वो मांगे गए हैं, अगर आपने वहाँ पर साइन नहीं किए हैं एक भी जगह पर तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट रीज़न है जिनकी वजह से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपने कोई भी एक गलती नहीं की होगी, और अगर आपने इनमें से एक भी गलती नहीं की है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 100% आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे के ऐसे नए अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।